हाँ, इसके पहले हम लोगों ने किसे देखा था, अनुच्छेद 14 के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज किया। आज हम बात करेंगे संविधान ने कहा कि उस अनुच्छेद 14 जो कि आपके संविधान में आर्टिकल 14 है, जिसे आप कहते हैं कि समानता का सिद्धांत वहाँ है, उसको पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है या 14 में जो प्रावधान किए गए हैं उन सारी बातों को देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, आप किस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखिए तो सारी बातें आसानी समझ में आ सकती हैं। अगर आप सीधे निष्कर्ष पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात समझ में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 14 से निकलने वाले निष्कर्ष कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि अनुच्छेद 14 बता देता है कि भारत में किसका शासन है, विधि का शासन है। यानी विधि का शासन कहाँ निहित है, अनुच्छेद 14 में। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्री का एक सवाल है किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो क्या यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, कहीं पर भी। दूसरी बात क्या, अनुच्छेद 14 में ही पढ़ने के बाद क्या पता लगा कि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय भी इसी में निहित है। प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय कैसे, क्योंकि उसमें ये बात कहा दिया है विधियों का समान संरक्षण, लेकिन ये भी कहा गया है क्या, ये कहा गया है कि अगर असमान परिस्थितियां हों तो उन्हें समान करने का प्रयास मत करिए, नहीं देश के अंदर राज्य के अंदर क्रांति आ जाएगी। तो असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध किया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय जो कि समय परिस्थिति के अनुसार समीचीन उचित होता है, ऐसे न्याय को क्या कहते हैं, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय। जिसके बारे में कोई प्रावधान पहले ना किया गया हो, जिसके बारे में पहले से कोई लॉ अवेलेबल ही ना हो, कोई विधि पहले हो ही ना, वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई निर्णय करना हो तो आप समय एवं परिस्थितियों के अनुसार क्या करेंगे, जो निर्णय करेंगे जो युक्त या रिजनेबल होगा तो उसे मान लिया जाता है कि वो क्या है, वही है नैसर्गिक न्याय। समझे आप, यानी प्राकृतिक न्याय वही है। क्योंकि हमारे यहाँ ला कई प्रकार के हैं, जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, आप लोग उसका नोट्स भी बना चुके होंगे। तो उसी बात क्या निकल के आती है कि न्याय सभी तक पहुँच जाए, यानी सीधी बात, या न्याय तक सभी की पहुँच हो जाए, ये भी बातें कहाँ हैं, आपके अनुच्छेद 14 में ही हैं। ये बातें आर्टिकल 14 में भी नजर आएंगी, आर्टिकल 21 में भी नजर आएंगी। कौन सी बात, कि सभी तक न्याय पहुँचे या न्याय तक लोगों की पहुँच आसानी से हो जाए, है ना। 14 का ये निष्कर्ष है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 14 में। और क्या कि 14 में एक अपवादी दशा बनती, क्या इस बात की अनुमति देता है अनुच्छेद 14 कि वर्ग विधान तो नहीं कर सकते हो लेकिन वर्गीकरण कर सकते हो। यानी कि आर्टिकल 14 वर्ग विधान पूरी तरह निषेध करता है, लेकिन वह वर्गीकरण की अनुमति देता है और उसके आधार को बताया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या कि अगर आप वर्गीकरण करना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल हो, यानी युक्त हो, यानी समय परिस्थिति के अनुसार सही होना चाहिए। उसमें क्या ना हो, उसमें मनमानापन ना हो, किसी मनमानी से स्वेच्छाचारिता के द्वारा आप कोई वर्गीकरण मत करिएगा। आप उसमें क्या हो, उसमें बोधगम्यता हो, बोधगम्य हो, और बोधगम्यता के साथ साथ उसमें तार्किक संबंध भी स्थापित हो। अगर इस आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं तो आपका वर्गीकरण क्या है, उचित है। और अगर आप युक्त आधार नहीं बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मनमानापन कर रहे हैं, आपकी स्वेच्छाचारिता है जिसे आप अधिकारों पर थोप रहे हैं। अब बात ये होती है कि जो अगर वर्गीकरण कभी भी युक्त हो जाए, युक्त नहीं आयुक्त हो जाए, मनमाना हो जाए, तो ये समझिएगा कि वो ठीक नहीं है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या, ईपी रोयप्पा, क्या नाम है, ईपी रोयप्पा बनाम टीएन यानी तमिलनाडु राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। क्या कहा गया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में इसी द स्टेटमेंट कि ये किस मामले में बोला गया है, तो आप समझ सकते हैं। वर्गीकरण युक्त इसके लिए हमने कहा कि बोधगम्यता हो, यानी क्या, बोधगम्य अंतरक हो। दूसरी बात क्या हो कि अंतरक और अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो, यानी बोधगम्य भी हो, साथ में तर्क संगत हो, उसमें संबंध स्थापित हो रहा हो, मनमानापन ना हो, तो ऐसा वर्गीकरण उचित है, अनुचित नहीं है, ऐसा वर्गीकरण युक्त है। अब एक बात उठी कि वर्गीकरण हम किन आधारों पे करेंगे, ये भी बात सामने आ गई। वर्गीकरण के आधार क्या होंगे, कि वर्गीकरण के आधार
आधार कैसे वर्गीकरण करें हम? आप जानते हैं, हो सकता है एक इसमें पहले तो भौगोलिक स्थिति, हम देखते हैं हमारा ही देश है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है ना, और कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं थार का रेगिस्तान है। तो आप इस बात को खुद बताइए कि भौगोलिक आधार पर क्या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है? भौगोलिक आधार पर समानता स्थापित कर पाओगे? जब इस देश में, इस भारत में जब इसका प्राकृतिक विभाजन करते हो तो यहाँ 4 टाइप का विभाजन इसका होता है। उत्तर का विशाल मैदान, नहीं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, और कौन आता है आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार आते हैं, फिर तटीय मैदान आते हैं। सोचो जरा, ये कैसे हो पाएगा? तो भौगोलिक जो दशाएं हैं वो अलग हैं। यानी क्या, भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। पर्वतीय राज्यों के लिए कुछ तो आपको विशेष करना ही होगा। किसके लिए? पर्वतीय राज्य के लिए। अब आप कहेंगे कि हम तो यूपी के अयोध्या जनपद और राजस्थान के अलवर को एक जैसा कर देंगे। कैसे समान कर सकते हैं? हम लद्दाख के लेह को एक जैसा कर देंगे, तो ये कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। राज्य के पक्ष में भी कर सकते हैं। अगर राज्य की स्थिति ठीक नहीं हो तो राज्य के पक्ष में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा क्या? कराधान, यानी कराधान का मतलब होता है जो करों का आरोपण होता है। आप क्या कर सकते हैं? कराधान की स्थिति में भी क्या करेंगे? वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कराधान को आप आधार बना सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, या उसके लिए कुछ अलग छूट दे सकते हैं। या जिनका इनकम बहुत कम है, मान लेते हैं जिनका इनकम बहुत कम होता है, तो वहाँ आप देखते हैं कहा जाता है कि 5 लाख तक इनकम टैक्स आपको नहीं पे करना है। अगर समान कर दिया जाए तो 1 करोड़ वाला जो कमा रहा है पर ईयर, उसको तो देगा ही, और 5 लाख वाले से भी टैक्स लेगी हमारी सरकार। तो क्या बताइए, ये वर्गीकरण है नहीं? समान कैसे कर देगा? उसका इनकम कम है, और उसका इसीलिए जो हमारे यहाँ टैक्स के स्लैब होते हैं वो अलग अलग हैं। 3%, 5%, 8%, 15%, ऐसे हैं स्लैब हमारे यहाँ। हमेशा उन्हें चेंज भी किया जाता है समय परिस्थिति के अनुसार। तो आप ऐसा मत सोचिए कि टैक्स भी जो अप्लाई किया जाता है वो ज़बरदस्ती किया जाए। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। अनपढ़ जाहिल लोग को लगता है कि सरकार खाली बस हमारे साथ खेलती है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं। उन्हें इस बात को जानना ही चाहिए। भले ही आप पढ़े लिखे ना हों, लोग गाँव में लोग कहते हैं कि अनपढ़ जाहिल है, सरकार को कोसते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जागरूकता लोगों के अंदर लानी चाहिए कि हम जो आपके साथ कर रहे हैं उसकी सारी बातें पहले ही लिखी जा चुकी हैं। जैसे किसी फिल्म की पटकथा तय कर दी जाती है ना पहले से, वैसे ही शासन की पटकथा संविधान लिख चुका है। यानी आप रीजनेबल तरीके से शासन करेंगे, आपको लगेगा जब क्या कि हमें वर्गीकरण जो करना है तो भौगोलिक स्थिति कर दो, राज्य के हित में कर सकते हो। भाई राज्य कोई ऐसा है जो पूर्वोत्तर हिमाचल, ऊपर उत्तर में हिमाचल है, पूर्वोत्तर राज्य, उनको तो विशेष आपको दर्जा देना पड़ेगा ना। जबकि शेड्यूल 5 और 6 देख लीजिए, अनुसूची 5-6 में उनके विशेष दर्जा दिया गया ना। तो अब राज्य के पक्ष में आपको देना पड़ेगा। कराधान मैंने बता ही दिया। तीसरी बात क्या? विशेष न्यायालय और प्रक्रिया के संबंध में कोई अगर मान ली विशेष न्यायालय बन रहा है तो वहाँ भी जैसे कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट देखते हैं ना, फास्ट ट्रैक FTC से आप कहते हैं, है ना, विशेष न्यायालय कोई मामला हो जाता है कभी कभी, तो आप देखते हैं कि उस विशेष न्यायालय बनाया जाता है और सारे मामलों को उसमें नहीं सुना जाता है, जो विशेष मामले तो इसे सुना जाता है। जैसे कि देश में जब रेप की घटनाएं घटती हैं तो सडनली 30 दिन के अंदर जजमेंट आ जाता है। तो आप कहते हैं कि सर ये तो पहले हमारा मामला है, 3 साल हो गए कोई जजमेंट नहीं आया, और एक इस मामले को लेकर के देखा गया कि 3 महीने में निर्णय आ गया। तो क्लासिफिकेशन होगा, ऐसे न्यायालय की भी व्यवस्था है। यानी कुछ मामलों का वर्गीकरण भी कर सकता है कि इसको त्वरित निर्णय, यहाँ त्वरित न्याय चाहिए। यहाँ है ना 14 का उद्देश्य क्या है? न्याय सभी तक पहुँचे, यही तो है कि न्याय, उचित न्याय सबको समय से मिल जाए। अगर सही समय पर न्याय ना मिले तो उसे न्याय नहीं माना जाता है। अगर उचित समय पर न्याय ना मिले तो फिर न्याय कहाँ? न्याय नहीं रह गया ना, क्यों निकल गई, न्याय कैसे मिला? नहीं मिला। तो समय रहते ही उसे न्याय मिलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि त्वरित न्याय के लिए त्वरित न्यायालयों की होनी जरूरत है। यानी कौन से मामले त्वरित होंगे जिनको जल्दी से न्याय चाहिए, तो वर्गीकरण वहाँ हुआ नहीं। यानी क्या? विशेष न्यायालय प्रक्रिया के संबंध में, प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकीय शक्ति के संबंध में, प्रशासनिक अधिकारियों की जो विवेकीय शक्ति होती है उनको, उनमें भी जानते क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि हर एरिया में जो है, अगर कहा जाए कोई पर्वतीय क्षेत्रों में हो, कोई पठारी क्षेत्रों में हो, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके विवेक का, भाई अपने विवेकानुसार निर्णय करेगा
कि क्या हमेशा विधि के अनुसार करेगा, नहीं करेगा ना, सभी परिस्थिति के वजह से अपने विवेक से निर्णय कर सकता है। तो वहाँ पर भी क्या कहा जाता है कि आपको एक छूट है। जैसे कि हमारी केंद्र सरकार जब कोई योजना लाती है तो उस योजना में आप देखते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि 50% खुद देती है, 50% किसको लेती है, राज्य से लेती है। और जब पूर्वोत्तर राज्यों में जाती है हमारी ही सरकार तो कहती है 75% हम देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, और स्टेट से कहती है 25% हमें दीजिए आप। नहीं समझे? वो जानते हैं उनके पास संसाधन का अभाव। हाँ, उनका विकास हो इसलिए। अभी ऐसे देखा जाए 50-50 रोल हो जाता है। जैसे कोई योजना आई, उस योजना में 50% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे है, और 50% यूपी गवर्नमेंट का है। और वही योजना पूर्वोत्तर में अप्लाई होती है तो वहाँ जानते हैं 75 और 25 का रेशियो हो जाता है। 75 कौन देता है, केंद्र सहन करता है, और हमारा 25% स्टेट करता है पूर्वोत्तर का। इसके पीछे यही सब कारण छिपे हैं। नहीं तो सबको राज्य के समान कर दो भैया सबको, हम लोगों को क्यों आप अलग अलग कर रहे हैं? ये लाइनें तो लिखी गई हैं इस पुस्तक में, बहुत छोटी हैं, लेकिन लाइनों को समझने के लिए 1440 सीसी वाला ब्रेन यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर क्या, ऐतिहासिक आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। ऐतिहासिक आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। जैसे आपको शायद पता ना चला, हड़प्पा सभ्यता का नाम बदल गया है, तो उसका नाम क्या हो गया, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पा चूंकि भारत में नहीं है ना, पाकिस्तान में, नामकरण उसका हो गया। तो ऐसे ऐतिहासिकता के आधार पर कुछ भी कभी भी किसी स्थान कहीं भी क्लासिफाई किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति को ही वर्गीकरण में लाया जा सकता है। कोई जनजाति है, उसकी कला संस्कृति जो संरक्षित करने के लिए उसे विशेष आरक्षण मुहैया कराया जा सकता है, विशेष सुविधा दिया जा सकता है। वहाँ समान नहीं कर पाओगे। वो कहता है वरांग है, जारवा है, शैम्पेन है, कहता हम खाएंगे मांस, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं। कहोगे नहीं तुमको सबको दाल चावल खाना है, तो कैसे हो पाएगा? हाँ यस, उसका कल्चर है ना, उसे आपको क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। हाँ, शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है। अब कहेंगे कि हम पीएचडी का वो, हम भी स्नातक पास हैं, वो भी स्नातक पास, हम भी उन्हीं जाति के हैं, उन्हीं धर्म के हैं, उनको प्रोफेसर बना रहे हैं, हमको क्यों नहीं बना रहे? लियो, अरे योग्यता तो लीजिए। नियोग्यता कारण बन सकते हैं, शिक्षा के आधार पर भी क्या हो सकता है, वर्गीकरण हो जाएगा। और लास्ट में क्या है बेटा, व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर, व्यक्ति के नेचर क्या है, उस आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है। व्यक्ति का नेचर एक विशाल शब्द है, बड़ा शब्द है, उसमें कोई भी आ सकता है। हाँ, उस पर क्लासीफाई आप कर सकते हैं। व्यक्ति वहाँ कह सकते हैं जाति का आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं होता, लेकिन अपवादी दशाओं में किया गया है। अपवादी दशाओं में किया गया ना, SC OBC ST 3 है ना, अपवाद ही तो है वो। प्रकृति के आधार सामाजिक शैक्षिक पिछड़े हैं, क्लासीफाई कर दिया गया, ये है। तो चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा गया, एक व्यक्ति स्वयं में एक वर्ग माना जा सकता है, और निगम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसमें भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध होता है। यानी जानते हैं क्या है, निगम एक विधिक व्यक्ति है, ये बात कहाँ कही गई है, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। समता का अधिकार अत्यांतिक नहीं है, क्योंकि इसके अपवाद है। समानता का अपवाद कहाँ का, ये देख लेते हैं हम आप, ठीक है। समानता का अपवाद, अनुच्छेद 14 यानी जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, उसको अत्यांतिक नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं, समता के अधिकार को अत्यांतिक क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं, जब आर्टिकल 15(3) को देखेंगे सब क्लास 3, या आर्टिकल 15 सब क्लास 4, और आर्टिकल 16 सब क्लास 4, ये 3 अनुच्छेद ऐसे जिसके अपवाद हैं। यानी जो आपका अनुच्छेद 15(3) है, इसमें क्या बात कही गई है, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों और बच्चों, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। तो राज्य को अगर ये कहा दिया कि विशेष प्रावधान कर सकता है, 14 के सब टूट गया ना, लिंग के जो कहा गया था, क्या कहा गया था, लिंग की समानता स्थापित होगी,
वो कहाँ होगी भाई? 15 में कहा ही दिया गया था ना, धर्म मूलभूत जात लिंग समानता कहाँ हुआ? नहीं हुआ। लिंग समानता असमानता आ गई। फिर 15(4) की बात कर कहता है क्या? सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो उन्हें आरक्षण दे दो। क्या? सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े, शैक्षिक पिछड़े हों तो उन्हें क्या करिए? क्लासीफाई करिए, आरक्षण दीजिए। यानी सीधी सी बात है, क्या सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन में SC ST दोनों को रिजर्वेशन कहाँ दे दिया गया? यहीं पर, SC को और ST को। और फिर बचा खुचा जो मामला था कि यदि राज्य सक्षम हो तो उसे लगता है कि 16(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को भी, यानी जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें क्या आरक्षण दे दिए? 27%। मैं 27% नहीं कहा था आरक्षण दे सकते हैं राज्य चाहे तो यानी OBC का रिजर्वेशन कहाँ है? 16(4) में। ये बात ध्यान रखिएगा। और 15(4) में किसका है? SC और ST का है। ठीक है। अरे सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की छूट, यही बात लिखा है वहाँ। सार्वजनिक सेवाओं में राज्य समझता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ग्रोथ नहीं किया सामाजिक शैक्षिक रूप से, उन्हें वो आरक्षण दे सकता। तो OBC रिजर्वेशन वही है, कहाँ? 16(4) में। इसके अलावा समता के अपवाद और भी हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, उच्चतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, ये सभी लोग समानता के सिद्धांत में नहीं आते हैं। वो विशेष अनुच्छेद 361 उनके लिए विशेष अधिकार देता है। इसीलिए हाँ, 361 में राष्ट्रपति, 361 का में राज्यपाल है। इनको EWS को, अरे वो खाली झुंझुना है, उसको कोई मतलब अपवाद में उसको बात ना करिए, उसका कोई मतलब होता नहीं। मेन यही है, मेन यही खिलाड़ी लोग हैं जो 3 लोग अपवाद की दशा में है। अब तो वर्तमान में 103वां संविधान संशोधन हो गया था। 103वां संविधान संशोधन हुआ तो 15(6) बन गया एक, और एक बन गया 103वें संविधान संशोधन क्या 16(6) दोनों जने हैं। 16(5)(6) होना चाहिए। हाँ 16(6) यानी कि EWS रिजर्वेशन आर्थिक रूप से जो भी कमजोर हैं उनके लिए ले आया गया। तो अपवाद नहीं है सब, ये अपवाद ही हैं। हाँ अपवाद ही तो है ये 14 के अपवाद हैं। समझ गए आप? कोई समस्या नहीं। अनुच्छेद 14 में ये बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा भी आपको समझने के लिए ये कहा जाए कि बहुत कुछ है तो सही है, कम नहीं। फिलहाल अधिकतम बातों को कवर कर दिया गया, आपको बता भी दिया गया है। आपको कुछ लगता है छूट रहा तो आप बताइए, आप लोग जो आप ना समझ पा रहे हो। हाँ भाई, आप बता सकते हैं। बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, खत्म आप लोगों का। तो ये था क्या आपका अनुच्छेद 14। पूरी तरीके से जो इस पर सवाल बन सकते इस पर बात की गई है। यानी हमारा जो समानता का अधिकार है वो अत्यंतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि अपवादों के अध्ययन है। जो चीज़ अपवादों के अध्ययन होती है वो पूर्ण नहीं है। और आप ये भी समझिएगा, इसीलिए पुरुष और स्त्री वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका एक अपवाद है, अन्य व्यक्ति यानी ट्रांसजेंडर। आप समझ सकते हैं। तो अपवाद, जब अपवाद होगा तो पूर्णता उसमें नहीं होगी। हमारे मूल अधिकार ऐसे ही हैं, निबंधनों के अपवादों के अधीन हैं। तो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।